अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं तेरी आदत का मारा नावल की 5 एपिसोड आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। यार आरज़ू कहाँ गायब थी तुम? ब्रेक टाइम में बैठते मरवा ने आरज़ू को खफकी से देखते पूछा। तुम्हारे उस क्रश ने जीना हराम कर दिया था। ऐसा करो उठा कर ले जाओ इसे, हमें नहीं चाहिए। आरज़ू लेज खाते बोली इसके लिए कि हमने बेजारियत थी और मरवा उसकी बात सुनते हंसती। पागल, कल तुमने इतनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस कर दी। मरवा एक्साइटेड सी बोली। आरज़ू ने आईब्रो उठाकर पूछा, साथ लेज मुंह में रखा। हाय, परसों से ना हमारे कॉलेज में कंपटीशन हो रहे हैं यार। हमारे कॉलेज में इज़्मान होंगे, हम लोग हिस्सा लेंगे और पास के कॉलेज के स्टूडेंट भी आएंगे टीम की सूरत। मरवा हाथ आगे करती बोली। आरज़ू उसके हाथ पे हाथ मार सके जबकि आरज़ू ने कोफत से मुंह बिगाड़ा। तो आरज़ू आंखें घुमाते बोली। तो मरवा ने उसे कोरा। क्या मतलब? तो यार मोबाइल लेकर आने की इजाज़त भी है और साथ पास वाले कॉलेज से टीम्स आएंगी। तुम्हें पता है ना वहाँ को क्लासेस होती हैं। मरवा हंसी दबाते बोली। मोबाइल का सुनकर आरज़ू भी पुरजोश होती। सच? आरज़ू लेज को छोड़े अब मरवा को देखते बोली। हाँ ना यार, मैं किसी कंपटीशन में हिस्सा नहीं ले रही, आराम से एंजॉय करूंगी। मरवा चमकती आंखों से उसे देखते बोली। हाय, मैं तो मोबाइल लेकर आना चाहती थी शुरू से यार। कॉलेज में पिक्स लेने का कितना मज़ा आता है। आरज़ू उठती हुई बोली। मरवा ने भी इस बात में सर हिलाया। क्या पता वहाँ तुम्हें कोई पसंद कर ले। मरवा ने मुंह पे हाथ जमाते कहा, जिस पर आरज़ू ने उसे घूरते हुए देखा और फिर हंसती। पागल, अभी कॉलेज क्लियर नहीं हुआ और तुझे पसंद की इस बातें सोच रही हैं। तुम अपनी नज़रें काबू में रखना वरना मैं अशर भाई को बता दूंगी। आरज़ू मुंह बनाते उसे वार्निंग देते बोली, जिस पर मरवा ने उसकी खफकी से देखते इस बात में सर हिलाया था। वो दोनों अपनी क्लास में इंटर कर गई क्योंकि ब्रेक खत्म हो चुकी थी और अब इन्हें पढ़ना था। वो छुट्टी के वक्त तक आरज़ू का मुंह फूल गया। मरवा से देखते हंस रही थी लेकिन इसे खुद भी टेंशन थी क्योंकि सर ने उठा कर 2 चैप्टर फिजिक्स के दे दिए थे और आरज़ू को अपनी सारी खुशी कोने में नजर आई जबकि ठस किसी बुरी बला की तरह उसके सर पर सवार। खान बाबा के आने पर वो गाड़ी में बैठी। 2 मिनट बाद ही मरवा की गाड़ी भी आ गई तो वो दोनों एक साथ दूसरे को हाथ हिलाती खुदाफिज बोलती घर की तरफ रवाना हुई। क्या हुआ माँ, ठीक हो तुम? आरज़ू कॉलेज से आती सीधा उसके कमरे में दाखिल होती बोली क्योंकि माँ सुबह ही घर लौट आई थी और तबीयत खराबी का बहाना दिया था। हाँ, बस तबीयत थोड़ी ख़राब है। माँ लबों पे ज़ुबान फिरते बोली। आरज़ू ने उसकी खौफज़दा आंखों में झांका। मुझे तो कुछ और ही लग रहा है। तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रही ना माँ? आरज़ू ने आईब्रो अचकाते इस्तफ़ार किया। माँ ने खैर दमागी से सर उठाकर उसे देखा था। तुम कब क्यों आ गई हो यहाँ? जाओ कपड़े चेंज करो, बेशक शरारती करती रहती हो तुम। उठो, चलो निकलो मेरे रूम से। माँ आरज़ू का बाजू पकड़े ज़बरदस्ती से अपने कमरे से बाहर निकालने लगी जबकि आरज़ू मुँह खोले उसकी बेतुकी सी बातें सुनने लगी थी। क्या माँ यार, मैंने क्या किया? आरज़ू आंखें फाड़े उसके चेहरे को देखते बोली, जिसने धक्के देकर आरज़ू को कमरे से बाहर निकाल दिया था और उसके मुंह पर दरवाज़ा बंद कर लिया। आरज़ू अब भी हैरत से आंखें फाड़े बंद दरवाजे को देख रही थी। पता नहीं क्या हो गया इसे। आरज़ू कंधे अचकाते वहाँ से बाहर निकली क्योंकि उसने टेस्ट भी तैयार करना था। तो अपना सर झटक गई। कमरे में जाती अपनी किताबें उठाए बाहर निकली और अब आरज़ू खान पूरे घर में चक्कर काटते रट्टा लगाने में मसरूफ़ थी। वैसे आरज़ू बाजी रट्टे सर काट कट्टा। अली सोफे पर बैठते बोला तो आरज़ू ने उसे घूरते मुंह बनाया था। तो मुंह बंद रखो अपना बदतमीज। आरज़ू मुंह बिगाड़े बोली। अली कंधे अचका गया। क्यों लड़ती रहती हो हर वक्त? रुखसा बेगम पीछे से आते से डांटने लगी। आरज़ू ने पलट कर माँ को देखा। मम्मा, ये अली देखो क्या बोल रहा है। पता नहीं इस घर के मकीनों को मुझसे क्या मसला है, जलते हैं सब मुझसे। आरज़ू ने हंकार उबारते बालों को पीछे की जानिब झटका। रुखसा बेगम ने उसे गुस्से और अफसोस से घूरा। एक वो है सड़ियल, पता नहीं क्या मसला है उसे। मुझसे चेक करवाए मम्मा से, डॉक्टर से। मुझे तो लगता है इसके ऊपर वाला माल खाली हो गया। आरज़ू अपनी कनपट्टी पर हाथ रखे इसे बजाते बोली। रुखसा बेगम ने गुस्से से उसे आंखें दिखाई। आरज़ू तमीज़ से बात करो। रुखसा बेगम ने उसके सर पे चपट रसीद करते उसे घर का रहने दे। छोटी अम्मा, बददिमाग लोगों के पास कौन सा दिमाग है जो वो तमीज़ से बात करे। वो सीढ़ियाँ उतरते आग लगाते लहजे में बोला। आरज़ू ने पलट कर उसे देखा। वो बाकी दोनों के मुकाबले में आज कुछ ज़्यादा ही पुरकशिश लग रहा था। ब्लैक कुर्ते पहने, कंधों पे मर्दाना शाल ओढ़े, हाथ में बंदी महंगी घड़ी और बाजू कुन्नियों तक फोल्ड की इसकी मर्दाना वजह अच्छी लग रही थी। आरज़ू ने फ़ौरन हिसाब बेबाक करते हुए इसे देखते दिल पे हाथ रखते अबकाई आने जैसी शक्ल बनाए से चढ़ाया और वहाँ से बह लाउन में चली गई। रुखसा बेगम ने दानियाल की जिबड़े बींजे चेहरे को देखा हुआ नफ़ी में सर हिलाती वापस किचन में चली गई थी जबकि दानियाल घर से बाहर निकल गया था। क्या बना? मरवा ने इसे टोका देते पूछा, जिस पर आरज़ू हलक तर करते नफ़ी में सर हिला गई। बोल भी दो, घंटों से यूं ही गूंगी बनी बैठी हो। मरवा अफज़ेज होते बोली। आरज़ू ने फिर से नफ़ी में सर हिलाया। यार इस टाइम न्यू
न्यूक्लियर के सवालों को देखकर बस मेरे ज़हन में एक ही न्यूक्लियर आ रहा है, दानियाल सफ़ीर खान। मेरा टेस्ट बहुत ख़राब गया है, पता नहीं सर ने बहुत इंसल्ट की, कह रहे थे अभी प्रिंसिपल को बताता हूँ, घर से बुलाते हैं आपके। आरज़ू रोनी सूरत बनाए बोली, मरवा लब दबा के, इसका टेस्ट फिर भी कुछ ठीक गया था। मरवा ने माथा पीटा, यार तुम बहाना ही कर लेती कोई। मरवा अफसोस से बोली, साथ दोस्ती के नाते कंधे पे हाथ रखते हौसला भी दिया। दिमाग कहाँ चल रहा था इस वक्त, पता नहीं क्यों रुखवाई ये साइंस मुझे, और ऊपर से ना मेडिकल में बता रही हूँ मैं फेल हो गई हूँ तो मेरा कोई कसूर नहीं। आरज़ू घुटनों के गिर्द बाजू बांधते सर उन पे रखते बोली, साथ आंखों में नमी तैर गई। आरज़ू आपको प्रिंसिपल बुला रहे हैं। हेड गर्ल आरज़ू को देखते बोली, जिस पर आरज़ू ने आंखें फैलाई मरवा को देखा। पता नहीं कौन आया होगा, मम्मा मेरी यहीं बेइज्जती करना शुरू हो जाएंगी। आरज़ू वहाँ से उठी, हेड गर्ल के साथ उसके पीछे चलने लगी। वैसे प्रिंसिपल के रूम के बाहर छोड़ते खुद वहाँ से चली गई। आरज़ू ने चेहरे पे मासूमियत सजाई, खुद को रिलैक्स करने को गहरा सांस फिजा में खारिज किया। प्रिंसिपल सर में आई कम इन। आरज़ू दरवाजे में खड़े बोली, इजाज़त मिलने पर वो अंदर दाखिल हुई। फिर आरज़ू खान का हलक तक कड़वा हो गया जब प्रिंसिपल के सामने वाली चेयर पर उसने सुर्ख चेहरा लिए बैठे दानियाल को देखा। आरज़ू ने अफसोस से ऊपर देखा, जैसे अल्लाह से कह रही हो बस ये होना बाकी था। वो आहिस्ता कदम उठाते आगे बढ़ी थी। कई बार मुझे आपकी शिकायत मिल चुकी है, लेकिन मैं इग्नोर करता आया हूँ क्योंकि मैं आपकी फैमिली को जानता हूँ। लेकिन ये क्या हरकत है मिस आरज़ू, अगर आपने नहीं पढ़ना तो घर बैठे, यहाँ कर हमारा एकेडमिक रिकॉर्ड मत खराब करे। प्रिंसिपल भड़क कर बोले। आरज़ू सर झुकाए ज़मीन को तक रही थी। इसे दुनिया जहाँ की बेइज्जती कबूल थी, लेकिन दानियाल खान के सामने हुई जरा सी इंसल्ट भी कबूल नहीं थी। देखो दानियाल, प्रिंसिपल ने दानियाल की जानिब उसका आज और बाकी के पुराने टेस्ट पढ़ा दिए, जिसे वो लब नीचे देख रहा था। सर प्लीज़ आप किसी और को बुला लेते, ये मेरे वाले साहब नहीं है। दानियाल के लबों पे उभरती हस्तीमिया हंसी को देखते आरज़ू ने प्रिंसिपल को एक नज़र देखते बोली। उसे उसकी अचानक बात पर दानियाल दांत खिंचाते उसे देखने लगा था। आरज़ू बिहेव योरसेल्फ। दानियाल इसके टेस्ट पर गिरफ्तार सख्त करते बोला। आरज़ू ने घूरते उसे देखा। प्लीज़ अगर आप इन्हें मेरे टेस्ट देखने के लिए बुलाया तो मैं कोई जवाब नहीं दूंगी। आरज़ू मुश्किल नाम आंखों में आंसू कैद करते बोली। दानियाल सफ़ीर खान की इस्तीमिया मुस्कुराहट अब भी उसके दिल जला रही थी, और आरज़ू की बात सुनते दानियाल का खून खोलने लगा था। वो सख्ती से टेस्ट टेबल पे रखते आगे बढ़ा और आरज़ू को बाजू दबोच गया। प्रिंसिपल हैरत से उन्हें देख रहे थे। सगलैन साहब, मैं आपसे बाद में मिलता हूँ। दानियाल मुश्किल मुस्कुरा पाया था, वरना जो इज्जत अफजाई आरज़ू दानियाल की यहाँ कर चुकी थी, इस सिचुएशन में तो दानियाल बस आरज़ू खान को यही गार्ड देने का इरादा रखता था। उसका बाजू दबोचे बैग निकला, क्लासेस होने की वजह से वहाँ स्टूडेंट ना होने के बराबर थे। ऑफिस रूम के साथ बने वेटिंग रूम में लाते उसने आरज़ू को पटाखा। तुम में तमीज़ है आरज़ू खान, या मैं समझाऊँ? तुम एक छोटी बच्ची हो जिसे बस अपनी ही करनी होती है। हर वक्त तुम जानती हो तुम क्या बोल रही थी वहाँ। वो गुस्से से मुठ्ठी और बिंजे शोले टिपकाती नजरों से आरज़ू को देखते बोला, जो नम आंखों से उसे देख रही थी। तो किसने कहा था यहाँ आने को? मैंने कहा था मत आया करें वहाँ जहाँ मैं होती हूँ। क्यों हंस रहे थे आप? गुस्से से बोलते बोलते आरज़ू की आंखों से आंसू फिसल कर उसके चेहरे पे गिरने लगे थे। वो बार बार पलकें चिपकाने लगी। दानियाल ने लफ्ज़ सख्ती से एक दूसरे में पोस्ट किए थे। दफ़ा हो जाओ यहाँ से, वो लब बिंजे सू सू करती बोली। दानियाल आंखें मैचे गुस्सा काबू करने की कोशिश करने लगा था। वो किसने कहा था तुम्हें सेंस रखने का? हाँ, जब पढ़ाई नहीं जाता तुमसे। दानियाल सख्ती से बोला। आरज़ू ने उसके चेहरे की जानिब देखा। माँ कह रही थी साइंस आसान है, मुझे क्या पता था मुझसे नहीं पढ़ा जाता, मुझे नहीं पढ़ना। वो रोते हुए बोले। इसकी गहरी हिजल आंखों में अजीब सा तलस्सम था। तिक्की नाक फैलाते वो सर को नफ़ी में लाते बोली थी। दानियाल ज़ेरे लब मुस्कुरा गया। यही पहली बार था जब वो दानियाल सफ़ीर खान आरज़ू खान की वजह से मुस्कुरा पाया था। पढ़ना तो तुम्हें पड़ेगा आरज़ू खान, अपना ये दिमाग पढ़ाई में लगाओ तो ज़्यादा बेहतर है। हर वक्त शरारत और ज़बान दराज़ी में लगाती हो। वो इसके माथे की वस्त में अपनी उंगली रखते बोला। आरज़ू ने चौंक कर उसे देखा। वो आंखें फाड़े उसे देख रही थी। दानियाल ने अपनी उंगली हटाई और बैग निकाल गया। आरज़ू ने उसकी पर्स को खोला। तुम क्लास में जाओ, मैं प्रिंसिपल से बात कर लेता हूँ। वो पलट कर उसे देखते बोला। आरज़ू इस मर्तबा खामोशी से वहाँ से निकल गई और क्लास की जाने बढ़ गई, जबकि दानियाल प्रिंसिपल के ऑफिस की तरफ। मैम गाड़ी में बैठ जाएं। हैरी गाड़ी का दरवाज़ा खोले बोला। महा ने सहमती नज़रों से ब्लैक गाड़ी को देखा और 2 कदम पीछे हट गई। ना ना नहीं, मुझे नहीं जाना। माँ नफ़ी में सर हिलाते बोली। इसकी आंखों में खौफ फैलने लगा। मैम प्लीज़ गाड़ी में बैठ जाएं, सर ने भेजी है गाड़ी। हैरी सिर्फ झुका कर एक मर्तबा फिर से बोला। माँ ने नफ़ी में सर हिलाया और आगे की जाने बढ़ गई। कम इन बटरफ्लाई, गाड़ी में बैठो वरना। मोबाइल पर उभरते मैसेज ने माँ की रूह को झंझोड़ा था। उसकी आंखों में नमी फैल गई और चेहरा सफ़ेद पड़ने लगा। मैम प्लीज़, हैरी ने एक बार फिर से कहा। माँ लर्जाते वजूद के साथ गाड़ी में बैठ के इसकी हथेलियाँ पसीने से तर, माथे पे भी पसीने के कतरे नमदार हुए। कहाँ ले जा रहे हो? माँ नम आंखों से लड़खड़ाते लहजे समेत बोली। हैरी खामोश रहा और फिर सारे रास्ते माँ पूछती आई।
चिल्लाती है, लेकिन कोई भी कुछ ना बोला था। थक हार कर माँ रोने लगी थी। इसकी सिक्कियाँ गाड़ी में गूंजने लगी थी। गाड़ी एक आलीशान घर के सामने रुकी थी। हैरी ने गाड़ी का दरवाज़ा खोला। माँ खौफ से सहमते गाड़ी से उतरी। इसका दिल किया यहाँ से भाग जाए। हर जगह आदमी आदमी थे जो गन और रिफिल से लेबरेज खड़े थे। माँ खौफ से आगे बढ़ी। उसके कदम आगे बढ़ने से इनकारी हो रहे थे। घर में दाखिल होते उसने सामने सोफे पर बरजमान शख्स को देखा। वही होलनाक हुलिया। माँ 2 कदम पीछे हुई। वो उल्टा कदमों वहाँ से भाग जाना चाहती थी। कोशिश भी मत करना बटरफ्लाई उड़ने की, वरना मैं तुम समेत सबके पर काट दूंगा। वैसे भी आज हमारा निकाह मतलब खास दिन। अलेक्जेंडर हाथों को मैं जोड़े बोला। माँ ने कपड़ाते वजह से उसे देखा। जाओ उस रूम में, मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ। वे कमरे की तरफ इशारा करता बोला। माँ ने नफी में सर हिलाया था। कमरे में जाओ बटरफ्लाई, वो सर तरीन लहजे में बोला। माँ लड़खड़ाते कदमों से उस कमरे में चले गए। इसे अपना दिमाग माफ होता महसूस हुआ था। ठीक 2 मिनट बाद ही वो कुछ आदमियों को लिए अंदर दाखिल हुआ। माँ के सर पर अब वो ब्लैक शाल थी जो उसने थोड़ी देर पहले कंधों पे फैलाई हुई थी। काश वो आज असाइनमेंट जमा करवाने यूनिवर्सिटी आती ना, और अगर वो घर आ जाता या वाकई किसी को मार देता। माँ दिलो जान से कांपी थी। काजी साहब ने निकाह परवाना शुरू किया, जबकि माँ खान वो तो सुन होते दिमाग के साथ वहाँ मौजूद थी। इसका ज़हन खाली था। उसने खाली ज़हन के साथ अलेक्जेंडर को कबूल किया था। और फिर काजी साहब ने अलेक्जेंडर से भी पूछा, जिसने ऐसे जवाब दिया जैसे एहसान कर रहा हो वो जमशेद खान पर। काजी साहब, कासिम और बाकी आदमी वहाँ से चले गए। माँ गुमसुम बैठी थी। पता ही नहीं चला कब आंखों से आंसू बहने लगे। होश तो तब आया जब एक सिलकते लम्स ने उसको चेहरे को छुआ। वो गहरा सांस भरते उसे देखने लगी जो लबों से उसके आंसू चुन गया। माँ की आंखों में खौफ फैल गया। वो पीछे की जानिब खिसकी। रो क्यों रही हो? हाँ, अब से तुम वही करना जो मैं कहूँगा, और ज़्यादा सवाल जवाब मत करना, मुझे पसंद नहीं। वो उंगली उठाते बोला। लब बीन के माँ, मुझे घर जाना है। वो रोते हुए बोली। उसे लगा पल में उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई, वो तबाह हो गई। सामने बैठे शख्स ने सर से हेड उतारी। माँ ने पहली बार उसके चेहरे को देखा। हिजल ग्रीन आंखें, अनाबी स्याह, बिखरे बाल, मगरूर नाक, बुलाशा। वो बहुत हसीन था और वो ठीक करता था वो जो आंखों को छुपा कर रखता था। वो आंखें किसी का भी चैन व करार लूट सकती थी। वो साकित सी हो गई। बटरफ्लाई, इतनी जल्दी है मुझसे दूर जाने की? वो लबों पर साइड स्माइल रखते बोला। माँ ने जैसे कमरे में तलस्सम उड़ते पाया। वो लबों पे खींची मुस्कुराहट सैर तारी करती थी। निकाह मुबारक। और उसकी कमर में हाथ डालते वो साकित अंदाज में बैठी माँ को अपनी जानिब खींचते बोला। माँ ने अपनी कमर पर उसकी उंगलियां पोस्ट होती देखी थी। माँ, मुझे घर जाना है। तलस्सम टूट गया। माँ को अब वो कोई हैवान लग रहा था जिसके साए थले माँ खान कैद थी। वो टकते लहजे में बोली। शिश। वो माँ खान के लबों पर अपनी उंगली जमाते उसके चेहरा उसके चेहरे के करीब कर गया। माँ सांस रोक गई। तुमने कहा था ना मैं तुम्हें छू सकता हूँ। उसकी आंखों में चमक उभरी। वो मोहब्बत की चाह की चमक नहीं थी, वो सर शफाकत भरी बदले की आग की चमक थी। ना नहीं, उसकी गिरफ्तार में मचल की रह गई, जबकि अलेक्जेंडर ने बड़ी शफाकत से उसके लबों को अपने लबों की कैद में लेते खतरा खतरा खुद के अंदर मौजूद जहर को माह खान के अंदर उतारा। माह को इसकी जरहाना गिरफ्तार में अपना दम घुटता महसूस हुआ, जबकि अलेक्जेंडर के हाथ से अपनी कमर के अंदर दस्ते महसूस हुए। वो उससे दूर होते उसे देखते एक आंख दबा गया। माँ गहरे सांस भरती उसे सिदाश चेहरे से देख रही थी। इसने अलेक्जेंडर से ऐसे फाइल की तवक्को नहीं की थी। आप आते हैं बदले की तरफ। वो अपने लबों पे आए माँ के लबों के खून की अंगूठी को उससे साफ करता बोला। यकदम उसके चेहरे पे सर तहस्सुर छा गए। माँ की आंखों से आंसू टूट कर गिरने लगे थे। पहला झटका मिलेगा तुम्हारी इस माँ को। वो लब दबाए बोला। माँ ने रोती के नफी में सर हिलाया था जब अलेक्जेंडर ने बुरी तरह से उसका बाजू खींचते उसे उठाया। ना ना नहीं प्लीज, माँ से सिकती बोली। अलेक्जेंडर ने पलट कर उसे देखा। मैं जो कहूँगा वो करोगी? वो जरा झुकते बोला। माँ की हेड उसे कई दर्जे कम थी। इसकी हेजल ग्रीन आंखों में वहशत दौड़ गई। माँ ने रोती हुई इस बात में सर हिला गई। गुड गर्ल, माय लिटिल बटरफ्लाई। वो मुस्कुरा कर बोला, लेकिन इसकी मुस्कुराहट भी इसकी तरह सर थी। ओके, घर जाओ और फिर घर पहुंचकर मुझे मैसेज कर दिया। मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र है। इकलौती बीवी हो तुम मेरी। वो इकलौती पर जोर देते बोला। उसके कंधों पे हाथ जमाते वो मुस्कुराया था। माँ होले से लड़जा गई। बैकबोन में सरसराहट सी दौड़ गई। जाओ, हैरी तुम्हें यूनिवर्सिटी छोड़ देगा, वहां से तुम घर जाना। वो सिगार कोट से निकाले उसे सिलकते बोला। माँ वहां से पलट की। वो बस किसी तरफ से वहां से जाना चाहती थी, जबकि अलेक्जेंडर के लबों पर पुरस्कार मुस्कुराहट थी। न जाने उसके दिमाग में क्या चल रहा था, लेकिन उसके चेहरे से लग रहा था उसके इरादे खतरनाक थे। शादी की तैयारियां अरूज पर थी। कल आरजू की कॉलेज में भी कंपटीशन स्टार्ट होने वाले थे और वो उदासी चेहरे पे सजाए घर लौटी थी। सबकी शॉपिंग मुकम्मल थी।
सवाई माँ और आरज़ू की जिन्हें दानियाल ने लेकर जाना था। आगा जान ये आप क्या बोल रहे हैं? दानियाल यकदम उठते बोला। आगा जी ने सख्ती से उसे बैठने का इशारा किया। वो लब भिंजे बैठ गया। तुम जानते हो उसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है दानियाल, तुम आरज़ू से निकाह कर लो, वैसे भी शादी तो तुम्हें करनी ही है अब। आगा जी संजीदगी से बोले। दानियाल ने बाप को देखा जो खामोश बैठे थे, जिसका साफ मतलब था वो उस पर फैसले पे राज़ी थे। आगा जान वो बददिमाग लड़की ना है ना, ना इसे तमीज़ है ना ही पहनने का ढंग है, इसे बस अपनी करनी होती है, मेरा इसके साथ गुज़ारा मुश्किल है। दानियाल मुठियाँ भींचे बोला। वक़्त के साथ सब ठीक हो जाएगा दानियाल, वो सब समझ जाएगी, तुम जानते हो उसकी ज़िंदगी पर ख़तरा है। आगा जी उसे समझाने के से अंदाज़ में बोले। दानियाल जबड़ी भींच गया। आरज़ू खान से शादी उफ़ वो तो मर कर दोबारा ज़िंदा हो जाता तब भी ऐसा ना सोचता। दानियाल मुझे शर्मिंदा मत करो, मैं शहीद से वादा कर चुका हूँ, तुम आरज़ू का ख़्याल रखोगे। आगा जी यसीयत से बोले। दानियाल ने सर हाथों में गिराया था। वो क्या करता उस लड़की का जो उससे बदला लेती थी। दानियाल सफ़ीर खान और आरज़ू खान बहुत अलग थे। वो दोनों इकट्ठे हरगिज़ नहीं रह सकते थे। ठीक है आगा जान, लेकिन मेरी एक शर्त है, मुझे निकाह के साथ ही रुखसती चाहिए। मेरी और आरज़ू की मालूमात में कोई नहीं बोलेगा, ना मैं किसी को जवाब दूँगा। वो होटल लेते हुए बोला तो आगा जी मुस्कुरा उठे। हमें मंज़ूर है। वो मुस्कुरा कर बोले तो दानियाल वहाँ से उठते बह निकल गया। बाबा आपको क्या लगता है इस तरह आरज़ू महफूज रहेगी? कब से खामोश बैठी जमशेद साहब ने किसी सोच के तहत कहा। हाँ मुझे यकीन है जमशेद, दानियाल कभी अपनी इज्जत पर आंच नहीं आने देगा। आगा जी अटल अंदाज में बोले थे। दोनों भाइयों ने इस बात में सर हिलाया, ये जाने बगैर कि अगर आरज़ू खान ही ना मानी तो। यार वो देखो कितना हैंडसम लड़का है। मरवा चेक कर बोली। आरज़ू ने आंखें छोटी करते उसे देखा। शर्म हया कर लो बदतमीज़। इस लड़की की जानिब एक नज़र डाली, वो वाकई गुड लुकिंग था। आज इनके कॉलेज में मुकाबले का पहला दिन था, जहाँ आज मुख्तलिफ मौजू पर तकरीरें होनी थी। अब बस करो, ऐसे मत खोरो उसे। आरज़ू उसका बाजू खींचते चलने लगी। मरवा ने बुरा सा मुँह बनाया। जब उन लड़कों के पास से गुजरते आरज़ू का बैलेंस पाँव के नीचे आने वाली प्लास्टिक वाटर बोतल से बिगड़ा और वो ज़मीन बोस होती, उससे पहले उस लड़के ने उसे थाम लिया था, जिसके बारे में वो दोनों कुछ देर पहले बातें कर रही थी। आरज़ू शिद्दत से आंखें मैच गई थी, नीचे गिरने के खौफ की वजह से, जबकि मरवा मुंह पे हाथ जमाए हैरत से उन्हें देख रही थी। कई स्टूडेंट भी हैरत से उन्हें इस अंदाज में देखने लगे और फिर दबी दबी हंसी उनके चेहरे पर उभरी। आप ठीक है? उस लड़के ने आरज़ू को सीधा करते उसके कंधों पे हाथ रखते इस्तग़फ़ार किया था। आरज़ू ने आंखें खोली, तेज होती धड़कनों के साथ उसे देखा। जज्जी वो पहली बार लड़खड़ाई थी, शायद इतने लोगों की खुद पे जमी नज़रों के बाद या ज़मीन पर गिर जाने के डर से। लड़के ने मुस्कुराकर उसे देखा। ध्यान से मिस। वो थोड़ा आगे झुकते बोला। आरज़ू लब भींच गई। वहाँ से कई स्टूडेंट जा चुके थे। मरवा हंसी दबाते इसे वहाँ से ले गई, जबकि पीछे उस लड़के ने मैनी खेज नज़रों से आरज़ू की पुश्त को देखा था। काम हो गया। वो लड़का अपने ग्रुप के दूसरे लड़कों के पास जाते बोला, जिन्होंने इस बात में सर हिलाया। गुड, अब आएगा मज़ा। वो 4 लड़के हंसे और वहाँ से चले गए। मरवा ने आरज़ू की बाजू को टुका दिया था। क्या फिल्मी सीन बनाया यार, मरवा हंसते हुए बोली, जबकि आरज़ू ने उसे आंखें दिखाई थी। मैं घर जा रही हूँ, मुझे शॉपिंग पर जाना है। आरज़ू मुँह बनाते हुए आगे को बढ़ गई, फिर कॉलेज गेट का क्रॉस करते जाकर गाड़ी में बैठ गई, जहाँ माँ डरे सहमे सर झुकाए बैठी थी। आरज़ू को वो कुछ दिनों से अजीब ही लग रही थी, ना ठीक से खा रही थी, ना कोई बात उससे शेयर कर रही थी। बल्कि जब एक दब आरज़ू से मिलने आई तब भी माँ ने उसे कमरे से निकाल दिया था। आरज़ू ने खामोशी से गाड़ी ड्राइव करते दानियाल को देखा। उसे बेसाख्ता ही कुछ देर पहले वाला मोमेंट याद आया। दिल की धड़कनें यकदम ही बढ़ गई। वो सर चटक गई थी।